ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी दारोगा और लड़की। लड़की जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन परेशान हाल थी। आधी रात के वक्त वो पुलिस वालों को सरहद के करीब आवारा घूमती हुई मिली। उनको शुबहा था कि वो बदचलन है या मुमकिन है पाकिस्तानी जासूस है, इसलिए वो उसे पकड़कर थाने में ले आए। दारोगा साहब मुजरिमों से इक़बाल जुर्म कबूल कराने में मशहूर थे। बड़े बड़े खूनी और डाकू उनसे पनाह मांगते थे। लड़की को उनके सामने लाकर खड़ा किया गया तो पहले तो उन्होंने उसे सर से पांव तक देखा, फिर दिल में सोचा छोकरी बुरी नहीं। खिजाब से स्याह की हुई मूछों पर ताव देकर मुस्कुराते हुए बोले, बैठ जाओ। लड़की कुर्सी पर बैठ गई। उसी कुर्सी पर उससे पहले बड़े नामी गिरामी चोर, डाकू, खूनी लुटेरे बैठे थे। दारोगा साहब ने उसके खूबसूरत चेहरे को घूरते हुए सोचा, ऐसी हसीन मुजरिम तो मेरे थाने में आज तक कभी पेश नहीं हुई। इससे सवाल जवाब किए जाएं तो कैसे? फिर उन्होंने अपने कांस्टेबलों से कहा, तुम बाहर जाओ। एक हवलदार बोला, साहब कहिए तो इसकी जामा तलाशी ले ली जाए, शायद कोई हथियार छुपा रखा हो कहीं। और कहीं का लफ्ज उसने एक ऐसे खास अंदाज से आंखें मींचकर और होंठ काट कर कहा कि लड़की शर्मा गई और उसने अपना सिर ओढ़नी के पल्लू से ढक लिया। नहीं नहीं, रहने दो, दारोगा साहब ने जल्दी से कहा। हवलदार और सिपाही कनखियों से दारोगा साहब को देखते हुए बाहर निकल आए। अब दारोगा साहब ने इत्मीनान से लड़की को गौर से देखा। चूड़ीदार पाजामा और चुस्त कमीज में उसका बदन कसा कसा था। ओढ़नी का आंचल जो उसने शर्म से सर पर लिया था, उसमें से झलकता हुआ गोरा गोरा चेहरा भी जवान था। मगर न जाने क्यों उसकी आंखें ऐसी लगती थीं जैसे उन्होंने सदियों का दुख और दर्द अपनी पलकों में समेट रखा हो। दारोगा ने सोचा, शक्ल से तो बड़ी भोली भाली लगती है, मगर तजर्बेकार जहां दीदा दिमाग ने उन्हें याद दिलाया, भोली भाली शक्ल वाले होते हैं जासूस भी। उन्होंने खखार कर चेहरे पर अफसराना शान पैदा करते हुए कड़क लहजे में सवाल जवाब करने शुरू किए। नाम? लड़की ये सवाल सुनकर चौंक सी गई, जैसे किसी ने उससे बहुत बड़ा राज खोलने के लिए कहा हो। फिर उसने आंखें झुका ली, जैसे जुर्म का इकबाल करने से घबरा रही हो। दारोगा साहब ने मुजरिमों का रजिस्टर खोला, फिर कलम को दवात में डुबोकर अपना सवाल फिर दोहराया, तुम्हारा नाम? अब लड़की ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं, जिनमें सदियों के दुख दर्द के साथ एक नए जख्म का एहसास भी था। कुछ देर तक वो दारोगा को देखती रही, फिर उसके जवान होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई और बोली, मुझसे मेरा नाम न पूछो। दारोगा साहब को इस जवाब की उम्मीद न थी। उन्होंने किसी तरह ताज्जुब से पूछा, क्यों न पूछूं? लड़की ने दारोगा की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। ये जवाब सुनकर दारोगा साहब बिल्कुल बिछ गए। उन्होंने इसकी जरा भी उम्मीद न की थी कि लड़की इतनी जल्दी इतनी बेतकल्लुफ हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने भी अपने चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अजी नहीं, हम तो नाम पूछ के रहेंगे। लड़की ने शर्म से गर्दन झुकाकर जवाब दिया, शर्म से नाम तक नहीं लेते। अब हमारा खिताब है कोई? अब तो दारोगा साहब और भी बेबाक हो गए। लड़की की ठोड़ी को हाथ लगाकर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोले, नाम तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। लड़की की बुझी हुई आंखों में बिजलियां सी चमक उठी, जैसे राख को कुरेदने से उसकी तह में से चिंगारियां झांकने लगीं।
दारोगा साहब का हाथ झटक कर उसने गुस्से से जवाब दिया, हाँ, हमारा नाम अगर ये नहीं तो वो होगा। हमारे नाम से क्या काम, मुद्दा कहिए। दारोगा साहब का बढ़ता हुआ जोश ठंडा पड़ गया। वो संभल कर कुर्सी पर बैठ गए और कई बार खकार कर खिसियाहट दूर करने की कोशिश करके उन्होंने अपने कलम को स्याही में डुबोया और रजिस्टर में लिखा, नाम गुमनाम। बाप का नाम मालूम नहीं। कोई कहता है बादशाह जी की औलाद हूं, कोई कहता है किसी सूफी संत की, तो कोई कहता है किसी फौजी सिपाही की। तुम्हारी माँ क्या कहती है? दारोगा साहब ने माँ के लफ्ज पे जोर देते हुए पूछा। मेरी माँ कहती है मैं मोहब्बत के रिश्ते से पैदा हुई हूं। उसने इतनों से मोहब्बत की है और इतनों ने उससे मोहब्बत की है कि बाप का नाम बताना मुश्किल है। दारोगा को ताज्जुब था कि वो इतनी बेशर्मी की बातें कर रही है और उसकी पलक तक नहीं झपकी, बराबर आंखों में आंखें डालकर जवाब दिए जा रही है। उन्होंने रजिस्टर में लिख दिया, बाप का नाम नहीं बताती, जरूर हराम की औलाद है। माँ का नाम ब्रिजबाई। ये नाम रजिस्टर में दर्ज करके दारोगा ने उसके आगे लिख दिया, कोई तवायफ होगी। उनका अगला सवाल था, कहाँ की रहने वाली हो? लड़की ने आंखों से आग बरसाते हुए जवाब दिया, आप ही बताइए ना मैं कहाँ की रहने वाली हूं। अगर मैं हूं तो कहीं ना कहीं की रहने वाली तो होंगी। दारोगा साहब को अब लड़की से बातें करने में फिर लुत्फ आने लगा था। उन्होंने सोचा, कमबख्त है बदतमीज, मगर क्या अंदाज़े माशुकाना है। मुझे तो तुम दिल्ली की रहने वाली नजर आती हो। दिल्ली? हाँ, दिल्ली में मेरे चाहने वालों की कमी नहीं। अब भी वहां चली जाऊं तो हजारों की भीड़ लग जाए, लेकिन मुझे वहां से निकाला मिल चुका है। मैंने लाख कहा कि मैं जिसकी सिफारिशी चिट्ठी कहो ला सकती हूं। डॉक्टर ताराचंद, उनसे मेरा पुराना रिश्ता था। शंकर साहब मुझे अपने यहां रखने को तैयार थे। गोपीनाथ अमन के यहां मैं रह सकती थी, और जगन्नाथ आजाद, प्रकाश पंडित, वो तो मुझे अपने पास रखने को भी तैयार थे। लेकिन दिल्ली के दारोगा ने, जो बिल्कुल आप जैसा था, उसने मेरी एक न सुनी और मुझे निकाल कर ही दम लिया। दिल्ली में अब मेरा कहाँ ठिकाना। दारोगा साहब ने ये सारे अप्रसिद्ध नाम मुश्तबा लोगों की यानी सस्पिशियस लोगों की फहरिस्त में लिख लिए। फिर बोले, जरूर तुमने ही कोई हरकत ऐसी की होगी। फिर तुम यूपी क्यों नहीं चली गईं? जाती क्या, मेरा घर यूपी में भी था। इलाहाबाद और लखनऊ पर तो मेरा खास हक था। सर तेज बहादुर सप्रू और पंडित मोतीलाल की गोद में खेली हुई हूं। जवाहरलाल नेहरू मेरे बचपन के दोस्त थे। प्रेमचंद तो बड़े पाकबाज थे। बड़ा मासूम सा, खामोश सा प्यार था उनको मुझसे। आनंद नारायण मुल्ला से मेरा पुराना ताल्लुकात है। रामलाल मेरे बड़े चहेते हैं। और फिराक साहब को तो मुझसे ऐसा लगाव था कि वो अपनी बीवी को तलाक देकर मुझे घर में रखने को तैयार थे। मगर वहाँ के दारोगा ने आवारागर्दी और बदचलनी के इल्ज़ाम में मेरा चालान कर दिया और उत्तर प्रदेश से निकल जाने को कहा। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, मुझे घर से निकालकर जिसको घर गृहस्थी सौंपी गई वो मेरी माजाई बहन है, जिससे मैं अब भी प्यार करती हूँ, चाहे वो मुझे सौतन समझकर पहचानने से भी इनकार कर दे। आंध्रा क्यों नहीं चली गई? हैदराबाद का कोई नवाब घर में डाल लेता। हाँ, एक ज़माना था, हैदराबाद में भी मेरा घर बंजारा हिल पर था। निज़ाम हैदराबाद और उनके वज़ीर आज़म महाराजा किशन प्रसाद दोनों की नज़रें इनायत मुझ पर थी। मैं सचमुच राज करती थी, मगर वहाँ खुद मुझसे भूल हो गई। नवाबों और रईसों के ऐशो इशरत में पड़कर मैं आवाम की ज़िंदगी और तकाज़ों से बेखबर और बेपरवाह रही। सो जब निज़ाम की निज़ामत और जागीरदारों की जागीरदारी ख़त्म हुई तो साथ ही मुझे भी बेगम के दर्जे से हटाकर मामूली लौंडी का दर्जा दे दिया गया।
शायद मेरे गुरूर की यही सज़ा थी। तो फिर पंजाब चली जाती। वहाँ के जियाले नौजवानों में तो तुम्हारी जैसी लड़की की बड़ी मांग होती है। मैं भी यही समझती थी। पंजाब वाले हैं भी बड़े मेहमान नवाज। मेरी बड़ी खातिर हुई वहाँ। अदीब, शायर, प्रोफेसर, एडिटर, जिसको देखो मेरा ही दीवाना था। मगर वहाँ भी वही हुआ। 2 नई चहेतियाँ पैदा हो गईं। मैं तो उन 2 सौतनों के साथ भी बहनापा कायम करके इज्जत और आराम से रह सकती थी। लेकिन मेरे पंजाबी प्रेमी ने मुझसे कहा, तुम गज़ब की हसीन हो। तुम जानती हो कि मैं अब भी तुम्हें ही चाहता हूँ। यकीन ना हो तो देख लो, मेरी मोहब्बत के ऐलान अखबारों में छपे हुए हैं, दीवारों में इश्तिहारों की शक्ल में लगे हुए हैं। लेकिन क्या करूँ, माँ बाप का हुक्म मानना भी ज़रूरी है। ज़ात बिरादरी से डर लगता है और कल को बहनों की शादी भी करनी है। इसलिए मैं तुम्हें बाकायदा ब्याह करके कानूनी बीवी तो नहीं बना सकता, मगर वैसे मोहब्बत मैं तुमसे करता रहूँगा। बस इसलिए मुझे पंजाब भी छोड़ना पड़ा और मेरे साथ मेरे कई पंजाबी प्रेमियों ने अपना वतन छोड़ दिया। कहने लगे, जहाँ कहीं भी तुम जाओगी हम वहीं चलेंगे, हमारा तुम्हारा जिंदगी भर का रिश्ता है। सो मैं उनके साथ बम्बई चली आई। बम्बई की फिल्मी दुनिया ने मुझे हाथों हाथ लिया। मारवाड़ी सेठ, गुजराती व्यापारी, पारसी बिजनेसमैन, सिंधी फाइनेंसर, पंजाबी, बंगाली और मराठी डायरेक्टर्स, ये सब मुझ पर आशिक हो गए। साहिर, कृष्ण चंदर, राजेंद्र सिंह बेदी, मजरूह, मुल्क राज आनंद, राजेंद्र कृष्ण और आगा जानी कश्मीरी ने तो मुझे फिल्मी मुकालमे अदा करना सिखाया, यानी फिल्मी डायलॉग्स बोलने सिखाए। फिल्मी गीत मुझसे गवाए और फिर मेरा बनाव श्रृंगार करके मुझे फिल्म की हीरोइन बना दिया। मेरी शोहरत हिंदुस्तान के कोने कोने में हो गई। मद्रास, त्रिवेंद्रम, कलकत्ता और विजयवाड़ा में चश्मे बद्दूर मेरे हुस्न के चर्चे होने लगे और लोग मेरे नाम की कस्में खाने लगे। रुपए की रेल पेल हो गई। हाँ, बहरहाल वहाँ मैं खुशहाल ज़रूर थी, मगर खुश नहीं थी। हजारों लाखों की दिलदारी से मेरी क्या तस्कीन होती। मुझे तो घर बसाने की आरजू थी। दारोगा साहब, मुझे रुपया नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत की जिंदगी चाहिए। मुझे दर दर की ठोकरें खाना मंजूर नहीं है। दारोगा ने टेलीफोन उठाकर एक नंबर मिलाया और बड़े अदब और कायदे से अपने अफसर से बात करने लगे। जी जनाब, जी, एक लड़की पकड़ी गई है, उसे बॉर्डर के करीब से ही पकड़ा है। जी जी, यही शुबा मुझे भी है। नाम तो ये बड़े बड़े लोगों के लेती है, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। जी जनाब, जैसा आप कहें। उन्होंने फ़ोन उठाकर रख दिया। कुछ सोचकर दारोगा ने अपना कलम वापस रख दिया, रजिस्टर बंद कर दिया, अपनी पेटी कसते हुए खड़े हो गए और कहा, अब सब मामला साफ हो गया है। लड़की आंसू पीकर बोली, तो अब मैं जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम जा सकती हो। दारोगा के बोलने के अंदाज में एक तंज था, जिससे घबराकर लड़की ने पूछा, मगर कहाँ? मैंने बताया ना कि मैं शरणार्थी हूँ, मेरा घर हर जगह है और कहीं नहीं है। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? दारोगा ने दांत पीसकर कहा, जहाँ से तुम आई हो। जहाँ से आई हूँ? वो दक्कन वाले कहते हैं मेरा जन्म दक्कन में हुआ था, मगर दक्कन में नहीं, तुम उत्तर में जाओगी। उत्तर में? हाँ, पाकिस्तान उत्तर में ही तो है। पाकिस्तान से मेरा क्या रिश्ता? बहुत गहरा और बहुत सीधा साधा। तुम पाकिस्तानी जासूस हो। मैं और पाकिस्तानी जासूस? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ।
तुम मेरा हक मुझसे छीन सकते हो, मुझे बेघर बना सकते हो, मगर तुम मुझे गद्दार की गाली नहीं दे सकते। सिपाहियों, इस लड़की को उठाकर ले जाओ और सरहद पर जाकर उसे पाकिस्तानी सिपाहियों के हवाले कर दो। कहना तुम्हारा माल तुम्हें लौटा रहे हैं, इसे हिफाजत से संभाल कर रखो। अब की इधर आई तो इसकी जुबान काट ली जाएगी। सिपाही अपने दांतों की नुमाइश करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे और लड़की पीछे दीवार की तरफ हट रही थी। नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं हूं। उसकी आंखों में वहशत बढ़ती जा रही थी, जैसे हिरण को शिकारी कुत्तों ने घेर लिया हो। वो जानती थी उसकी मौत करीब आ पहुंची है, मगर फिर भी वो बोले जा रही थी, मैं जासूस नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी कौम परस्त हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान मैंने ही लिखा था। यकीन नहीं आता तो मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पढ़ लो। देखो देखो, ये महात्मा गांधी के हाथ का लिखा हुआ है, इस पर पंडित जवाहरलाल के दस्तखत हैं। ये शास्त्री जी की चिट्ठी है। उसके कुर्ते के अंदर से खतों का एक पुलिंदा निकल आया था। ये देखो शहीद भगत सिंह का खत। इनकलाब मेरी गोद में खेला है। राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के तख्ते पर मेरा ही तराना गाया था। आप लोग मेरी बात का विश्वास को। वो आगे कुछ न कह सकी, क्योंकि एक सिपाही के हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया था। सिपाहियों ने उसके हाथ पांव पकड़े और उसे उठाकर बाहर ले गए। दारोगा ने अपनी खिजाब से काली मूंछों को ताव देते हुए कहा, आवारा छिनाल कहीं की, हमारे नेताओं और शहीदों को बदनाम करती है। सरहद के इधर 2 हिंदुस्तानी फौजी खड़े पहरा दे रहे थे और उधर 2 पाकिस्तानी फौजी। दारोगा के सिपाही लड़की के हाथ पांव बांधकर मुंह बंद करके लाए थे। ऐन बॉर्डर के किनारे लड़की को खड़ा करके उन्होंने पाकिस्तानियों से कहा, लो ये अपना माल, तुम्हारा जासूस तुम्हें लौटा रहे हैं। पाकिस्तानी फौजियों ने लड़की की तरफ देखा, मगर उनके चेहरे पर पहचान के कोई आसार नुमदार नहीं हुए। लड़की ने भी देख लिया उन दोनों में से एक भी उसका प्रेमी नहीं है। एक सिंधी था, एक बलूची। और उसी वक्त हिंदुस्तानी बैरक की तरफ से एक रेडियो का प्रोग्राम सुनाई दिया। लड़की ने कहा, सुनो, ये मेरी आवाज है। रेडियो पर साहिर का गीत बज रहा था। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और उसी लम्हे में लड़की को एक हिंदुस्तानी फौजी ने पहचान लिया, मगर वो ड्यूटी पर था, बोल नहीं सकता था। आंखों ही आंखों में उसने लड़की से अपनी हमदर्दी और मजबूरी का इजहार किया। लड़की ने फौजी की तरफ देखकर नज़रों से कहा, जवान, तुम ही मुझे बचा सकते हो, वरना ये लोग मुझे हिंदुस्तान से निकाल देंगे। जवान ड्यूटी पर था, कुछ बोल नहीं सकता था। एक सियासी कैदी से हमदर्दी का इजहार नहीं कर सकता था, बगैर हुक्म के अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, मगर उसकी आंखें बेख्तियार उस बिजली के स्विच पर गईं जो उसके बराबर में ही लगा हुआ था। दारोगा के सिपाहियों ने आखिरी बार कहा, पाकिस्तानियों, लेते हो अपने जासूस को कि इसे धक्के मारकर तुम्हारी सरहद में फेंक दें। अभी वो लड़की को धक्का दे नहीं पाए थे कि एकदम अंधेरा हो गया। दारोगा के सिपाहियों ने अंधेरे में टटोला तो लड़की गायब थी, मगर कहीं करीब से ही लड़की की आवाज आ रही थी, तुमने मुझे वतन में ही शरणार्थी बना दिया। हर घर जो मेरा था मुझसे छीन लिया, मगर अब मैंने हिंदुस्तानी आवाम के दिल में घर कर लिया है और इस घर से तुम मेरी बेदखली नहीं करा सकते। उस अंधेरी रात में हिंदुस्तानी बॉर्डर पेट्रोल ने एक साए को हरकत करते देखा तो बंदूक तान के ललकारा, Who goes there? जवाब में एक लड़की की आवाज आई, उर्दू उर्दू उर्दू। और रात के सन्नाटे में आवाज की एको गूंजने लगी।